हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग आज फिर से कंडीशनल प्रॉब्लम को करेंगे। कंडीशनल प्रॉब्लम इन द सेंस कि जिसमें हम कंडीशंस को चेक करते हैं कि सिर्फ चेक करके हमें पता लग जाएगा कि जो सोल्यूशन है वो किस तरह का होगा, यूनिक होगा, मैनी होगा या कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा इसका। इसी को हम लोग कंडीशनल चेकिंग प्रॉब्लम कहते हैं। तो सिर्फ हम कंडीशन को चेक करने वाले प्रॉब्लम्स को लेंगे। उम्मीद है कि जो पुरानी वीडियो थी मेरी, इससे बिल्कुल पिछले वाली जो वीडियो थी वो आपने ज़रूर देखी होगी, और अगर वो आपने देखा है तो उम्मीद है कि इस वाले वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रॉब्लम। तो आज मैं प्रॉब्लम लेता हूँ सबसे फर्स्ट। मेरे पास प्रॉब्लम है 2x+3y, 2x+3y -5 = 0 एंड kx-6y -8 = 0। ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है। आपको बताना है कि k की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक होगा। k की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक होगा। तो हम लोग करके देखते हैं इसको। तो लिखेंगे फॉर यूनिक सोल्यूशन, फॉर यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब इसका जब लाइन बनाया जाएगा k की वैल्यू डालने के बाद, जब लाइन बनाएंगे हम, तो जो दो लाइंस बनेंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, कहीं भी करे बट इंटरसेक्ट करेगी। तो फॉर यूनिक सोल्यूशन हम क्या करेंगे, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, इक्वल नहीं होगा। तो a1 क्या है हमारे पास, 2/k शुड नॉट बी इक्वल्स टू 3/-6। ओके, तो हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें c1/c2 की कंडीशंस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है यही काफ़ी है हमारे लिए। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो जब जैसे इक्वल टू के साइन के साथ आप सॉल्व करते हैं वैसे ही अनइक्वल टू के साइन के साथ भी सॉल्व करेंगे, बस इंटरप्रिटेशन करते समय ध्यान रखेंगे। तो 3k इक्वल्स टू -12 इज नॉट इक्वल्स टू, सॉरी, 6×2 = 12, -12 इक्वल्स टू 3k। 3 से कट जाएगा ये 4। जैसे आप नॉर्मली इक्वल टू में करते हैं डिट्टो वही काम करना है आपको। k शुड नॉट बी इक्वल्स टू -4। कहा जा रहा है k की वैल्यू जो है -4 नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका कि k की वैल्यू अगर हम -4 रख देंगे तो ज़रा गड़बड़ हो जाएगा। रख के देख लेते हैं, लेट्स चेक। k की वैल्यू अगर मैं -4 रख दूंगा यहाँ पे, तो 2 चेंज कर लेता हूँ कलर, 2/-4 एंड 3/-6। आप देखें -1/2 और -1/2 ही आ रहा है, दोनों आ रहा है ना। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये आप जिद पे अड़ गए कि बुक ने, सॉरी, जो आपका सोल्यूशन है उसने तो आपको मना किया, उसने मना किया आपको रिपीटेडली। उसने बोला है कि k की वैल्यू आपको -4 नहीं लेनी है, लिखा हुआ है ना, नॉट इक्वल्स टू -4, इसका मतलब नहीं लेनी है। लेकिन आपने कहा नहीं मैं तो वही लूँगा या वही लूँगी। आपने लिया और आपने देखा कि जैसे लिया, आपसे पूछा गया था कि वो वैल्यू बताओ जिससे k की वो वैल्यू बतानी थी जिससे इसका यूनिक सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन जैसे ही आप जिद पे अड़ गए, आपने -4 ले लिया, तो ऐसी वैल्यू बताई, -4 एक ऐसी वैल्यू निकली जिससे कि ये दोनों आपस में इक्वल ही हो गए। मतलब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल हो गया। तो इक्वल हो जाने से इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन नहीं होता है। मतलब अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यूनिक सोल्यूशन नहीं निकलेगा, मतलब इंटरसेक्ट तो नहीं करेगा। अब पैरेलल रहेगा या एक के ऊपर दूसरा रहेगा ये आगे तय किया जा सकता है, लेकिन सवाल यहाँ था, यहीं तक था, इसलिए मैं इसको आगे नहीं लेके जा रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा, अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई इसका आंसर हम लिखे क्या। इसका आंसर लिखना है कि k की वैल्यू -4 नहीं होगी। तो -4 नहीं होगी तो क्या हो गया, आप जो चाहें आप रख लें, आपकी श्रद्धा है, आप जो ठीक लग रहा है आप रख लीजिए, 7, 8, 9, 10। बस k की वैल्यू आप 0 मत रखिएगा, क्योंकि वैसे 0 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बहुत फंटास्टिक केस है नंबर सिस्टम के एक पैरामीटर को बताने का, बहुत फंटास्टिक केस है ये। इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं रुकना चाह रहा हूँ लेकिन रुक नहीं पा रहा हूँ, लेकिन शायद मुझे रुकना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा कि k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि 0 रखेंगे तो नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा। बट याद रखिएगा, रेशियो अलग चीज़ हो जाता है और पूरा एक नंबर अलग बात हो जाती है। फ़िलहाल अब मैं इससे आगे इस पर कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है और इसको मैं किसी न किसी वीडियो में इस तरह की चीज़ों को ज़रूर डालूंगा। आप लोग ध्यान देते रहिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है, ये इंटरेस्टिंग केस है ये। एनीवे, चलिए, अगर आप इसको k को सिर्फ नंबर की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा 0 नहीं डाला जा सकता।
और 2/k को अगर एक नंबर की तरफ देखें, लेकिन k को अगर इस इक्वेशन की तरफ देखेंगे तो ऐसा हो सकता है ना k की वैल्यू 0 हो, तो कोई दिक्कत तो नहीं। अगर ये 0 हुआ तो -6y=8, ये तो इक्वेशन होता ही है, इसमें कौन सी बुराई है, तो वो हो सकता है। और k की वैल्यू यहाँ पे भी हम 0 डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं डाल सकते, लेकिन क्योंकि अभी तक आप नंबर के बारे में यही जानते हैं कि ये एक पूरा नंबर है और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यही आप लोग आज तक रटते रहे हैं, तो उस रट्टा के हिसाब से अगर मैं बताऊंगा ना तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी और मेरा पूरा वीडियो सिर्फ इसी को समझाने में निकल जाएगा। तो इसीलिए मैं आज रिफ्रेन कर रहा हूँ, बट मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इसको मैं किसी न किसी वीडियो में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करूँगा। एक अलग से इस तरह के एक टॉपिक का मैं वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, तो उसको आप लोग देखिएगा, अगर अपलोड किया रिसेंटली तो ज़रूर देखिएगा। एनीवे मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि k की वैल्यू -4 के अलावा आपको जो अच्छा लगता है रख लीजिए। फिलहाल तो आप 0 नहीं रखना चाहेंगे, लेकिन आप 0 भी रख सकते हैं। तो आप 7 रखना चाहें, आप 7 रख लीजिए। 8, 8 -½ +½ 2, 3 -6 7 5 4, सॉरी नॉट 4, 4 रख सकते हैं, -4 नहीं रख सकते। 100 -100 15 16, अब जो आपको अच्छा श्रद्धा हो आप कुछ भी रख लीजिए, -4 मत रखिएगा, बस इतना ही सिंपल है। नंबर लाइन के ऊपर बस -4 आप नहीं रखिएगा, बचा हुआ आपकी श्रद्धा है। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि k की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए kx + 3y = k - 3 and 12x + ky = k। यूनिक सोल्यूशन, सॉरी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। अब चेंज कर दिया, यूनिक वाला तो 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कर दिया मैंने। अब मैं इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होनी चाहिए, k की एक ऐसी वैल्यू बताइए जिसके लिए ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। तो आपको सबसे पहले देखना है कि जनरल इक्वेशन अगर नहीं भी है तो क्या कांस्टेंट टर्म RHS के इधर है कि नहीं है या इधर है कि नहीं, मतलब एक तरफ होना चाहिए दोनों, जो कि है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। XY वाला एक तरफ है और बिना XY वाला एक तरफ है। अब हम चेक करते हैं फॉर मेनी सोल्यूशन। मैं लिख नहीं रहा हूँ फॉर मेनी सोल्यूशन, लेकिन कंडीशन डायरेक्टली लिख देता हूँ। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ये होता है मेनी सोल्यूशन के लिए। अब A1 क्या है हमारे पास? A1 हमारे पास x का कोफिशिएंट जो है वो है k। पहले वाले में A1 जो है वो x का कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट है k अपॉन A2 क्या है 12 इक्वल्स टू B1 क्या है 3 अपॉन k इक्वल्स टू k - 3 अपॉन k। ये आपने लिख लिया। अब आपको k की वैल्यू चाहिए, तो देखते हैं k की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं, कोई भी एक को आप सॉल्व कर लीजिए पहले। तो इससे निकलेगा k² = 36। k की वैल्यू आएगी +6 या फिर -6। मतलब अगर +6 कर देंगे उसका स्क्वायर भी 36 आएगा और -6 कर देंगे उसका स्क्वायर भी 36 आएगा। तो k की ये वैल्यू आ गई। इसी से ये मत सोच लीजिएगा यही आंसर है, अभी और भी है, इसको भी सॉल्व करिए। ओके, सो 3k = k² - 3k। इसको इधर, इसको इधर। सो k² - 3k, इसको इधर ले जाते हैं तो -3k = 0। इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो आएगा k² - 6k = 0। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कभी भी बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, इसको मैं आपको एक वो दे देता हूँ, प्रिकॉशन दे देता हूँ। अक्सर बच्चे क्या करते हैं इसमें कि लिख देते हैं k² = 6k और एक k से एक k काट देते हैं। आप अपने आप को भी उसमें गिन सकते हैं और मुझे भरोसा है कि आप लोग ऐसा करते होंगे, मुझे भरोसा है कि आप लोग ऐसा करते होंगे। याद कीजिए आप लोगों ने ऐसा किया होगा, और बहुत फ्रिक्वेंटली, बहुत कम ही बच्चे होंगे जो ऐसा नहीं करते हैं। कभी भी वेरिएबल को दो तरफ अगर वेरिएबल हो तो कभी भी कैंसल आउट नहीं करेंगे आप, कभी नहीं, कभी मत कीजिएगा कैंसल आउट। अगर आप कैंसल आउट करेंगे तो एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को निमंत्रण दे रहे होंगे। निमंत्रण का मतलब तो समझते ही हैं, इनवाइट कर रहे हैं आप। हो सकता है कि आप 10 बार में से 8 बार उस प्रॉब्लम से बच के निकल जाएं बिना बताए, लेकिन जिस समय आपको प्रॉब्लम आएगी आपको समझ में भी नहीं आएगा कि प्रॉब्लम आई किस लिए, क्योंकि आप तो इस बात को सही समझते हैं, और जिस चीज़ को सही समझते हैं अगर उसी की वजह से गलती होगी तब तो आपको पता भी नहीं लगेगा ना। ये वैसे ही है, जिस आदमी पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही अगर आपको डिच करेगा तो आपको तो समझ में भी नहीं आएगा कि इसने ऐसा किया होगा, लेकिन वो कर गया। एग्जैक्टली यही बात यहाँ पे भी है। तो कभी भी वेरिएबल को काटना नहीं है,
तो फिर करेंगे कैसे आपके मन में से, फिर करेंगे क्या, हम कैसे करेंगे इसको? करने का तरीका है, हम इसको करेंगे जैसे यहाँ पे मैंने किया हुआ है, के स्क्वायर माइनस 6 के इक्वल्स टू 0। देखिए इसमें भी के, इसमें भी के आप कॉमन निकालेंगे, फिर लिखेंगे के माइनस 6 इक्वल्स 0, दिस मल्टीप्लाई दिस इक्वल्स टू 0। दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 0 हो तो दोनों में से किसी एक को 0 होना ही पड़ेगा। मतलब अगर ये एक चीज़ है के और दूसरा है के माइनस 6, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके आप 0 कब ला सकते हैं? जब दोनों में से कोई एक 0 हो या दोनों 0 हो। तो आप लिखेंगे के इक्वल्स टू 0 और या, हिंदी में या तो ये 0 हो या तो के माइनस 6 0 हो, तो इसका मतलब के इक्वल्स टू 6 हो जाए। अब के की जगह 6 डाल के देखिए, 6 माइनस 6 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। के की जगह 0 डाल के देखिए, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। या फिर दोनों 0 हो सकता है, के 0 भी हो सकता है, के 6 भी हो सकता है, लेकिन वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको, यही दो और में काम हो जाएगा। तो ये आपने निकाल लिया। अब आप देखिए के की कौन कौन सी वैल्यू आपने निकाली है। के की वैल्यू 0 निकाली है, इस वाले से 0, एंड इससे निकाली है 6, और इस वाले से आपने निकाली है, पिछले वाले से, इस वाले से के की वैल्यू, येलो वाला मार्क कर देता हूँ, के की वैल्यू आई है हमारे पास -6 एंड +6। तो कौन सा कॉमन वैल्यू है? 6 है ना कॉमन, तो हम लोग 6 ले लेंगे। इसका मतलब है के की वैल्यू जो है 6 होनी चाहिए। 6 होगा तो ये इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन दे देगा। चेक करते हैं ज़रा, लेट्स चेक कि क्या सही बात है। ये रख के देखते हैं, के की जगह 6 रखते हैं, तो ब्लू ले लेता हूँ। तो 6 बाई, यहाँ पे 6, तो 6 बाई 12, 3 बाई 6, तो ये दोनों तो बराबर है, 1 बाई 12, 1 बाई 2। और ये देखते हैं 6 माइनस 3 इज 3 बाई 6, अरे ये तो इक्वल आ गया, सही है। मतलब के की वैल्यू 6 होगी तो ये इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन दे देगा। अब एक और चीज़ चेक कर लेते हैं कि क्या 0 रखने से आएगा। चेक करते हैं क्या आया, देखिए 0 भी आया ना आपके पास वैल्यू, 0 और -6 दोनों को चेक करते हैं। और एक और भी मैं बताता हूँ, अभी रुकिए। 0 रखते हैं तो के की जगह 0 रखते हैं, तो 0 बाई 12, 3 बाई 0, और के 0 माइनस 3 कितना होता है? -3 बाई 0। आप समझ सकते हैं कि ये इक्वल नहीं है। ये दोनों तो फिर भी, ये दोनों भी इक्वल होने के बाद भी नहीं है। ये तो ऑफकोर्स अलग है, ये 0 है, और अगर इसको नंबर की तरह देखेंगे तो अनडिफाइंड है, तो इसलिए 0 हम नहीं लेंगे। अब एक बार मैं -6 भी चाहता हूँ रख के चेक कर लो, क्योंकि -6 भी हमारा वैल्यू था, तो -6 रखते हैं। तो -6 बाई 12, 3 अपॉन -6, -6 माइनस 3 इज -9 बाई -6, है ना। चेक करते हैं, दिस इज -1 बाई 2, -1 बाई 2, और माइनस माइनस प्लस, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दो तो माइनस है, ये वाला भी माइनस रहना चाहिए था ना इक्वल रहने के लिए, वो तो है ही नहीं, तो आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो आपने देखा कि जब -6 आया मेरा, उससे भी आंसर नहीं आया। 0 जब लिया उससे भी तीनों इक्वल नहीं हुआ। तीनों इक्वल कब हुआ? जब के की वैल्यू 6 हुई। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा खूब सारा कि अरे ये कैसे हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है, इसीलिए हम लोग बात लीनियर इक्वेशन में भी मैंने आपको बताया है, लीनियर इक्वेशन के वीडियो के कॉमन सोल्यूशन, एक ऐसा वैल्यू जो सब में हो, इसमें भी हो और उसमें भी हो, वही सोल्यूशन होता है। तो अब आपने देखा कि के की वैल्यू 6 और एक में है 0 और सॉरी क्या है 0 और 6, और दूसरे में माइनस और 6। तो माइनस और 6 और 6 एक इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट दूसरे को नहीं कर रहा है वो। उसी तरह से 0 और 6 जो है वो दूसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट पहले को नहीं कर रहा है। लेकिन 6 ऐसा है क्योंकि दोनों में आ रहा है 6, तो 6 पहले वाले को भी कर रहा है और दूसरे वाले को भी कर रहा है। समझ में आ गई आपको बात? इसीलिए जो कॉमन सोल्यूशन होता है वही आंसर होता है, तो इसलिए हमारा आंसर 6 है। एक और बात रह गई है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हो सकता है कि बहुतों के मन में ये सवाल अभी नहीं आया, कभी और आ जाता कि सर आपने इन दोनों को तो इक्वेट किया, इन दोनों को इक्वेट कर लिया, क्या हम इनको और इनको इक्वेट कर सकते हैं? ये भी तो सवाल है। तो मेरा जवाब है बहुत सिंपल, बिल्कुल कर सकते हैं और करना भी चाहिए। मतलब सवाल बनाते समय जब आप एग्ज़ाम में सवाल बना रहे होंगे तो मत करिए, क्योंकि फिर वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है।
लेकिन अगर आपको सीखना है, अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए, और करके आप कोशिश करिए करने की, और करके देखिए कि उसमें के की वैल्यू क्या आती है। देखिएगा उसको भी करेंगे तो के की वैल्यू 6 आएगी ही आएगी। चलिए मैं करके ही दिखा देता हूँ आपको यहीं पे। लेट्स डू इट। तो मैं ये करके आपको दिखाता हूँ, सॉरी। तो इन दोनों को करता हूँ, तो k मल्टीप्लाई के क्या हो गया, के स्क्वायर इक्वल्स टू, उम्मीद है कि ब्लू कलर है आप समझ पा रहे होंगे, 12 इंटू के इज 12k माइनस 12 3 जा 36। क्या ये क्यों ऐसा बार बार होता है, 36। अब सॉल्व करते हैं हम लोग। सो 12 के स्क्वायर माइनस 12k प्लस 36 इक्वल्स 0। अब ये फैक्टराइजेशन के कैटेगरी में फॉल करता है, तो सॉल्व करते हैं। के स्क्वायर माइनस 6k माइनस 6k प्लस 36 इक्वल्स 0। मैं एक तरफ हो जाता हूँ, k इन दोनों में से k कॉमन आ जाएगा, k माइनस 6 इन दोनों में से k कॉमन आ जाएगा, माइनस 6 लेंगे तो k माइनस 6 इक्वल्स 0। आप सॉल्व करेंगे तो k इक्वल्स टू 6 एक वैल्यू आ गई ना, k इक्वल्स टू 6। अब आपने देखा इसमें भी k इक्वल्स टू 6 आया। तो ऐसा नहीं है कि उसको हमें अवॉइड करना है, हम ठीक है जब हम एग्ज़ाम देंगे तो उसको हमें नहीं करना है, क्योंकि वो टाइम टेकिंग है। अगर आप यहाँ से इतना बार करके जाएंगे ना, इतनी बार अगर आप प्रैक्टिस करके रखेंगे, आपको पता होगा कि इसको करने से भी आएगा ही आएगा। तो वहाँ पे एग्ज़ाम में कल को, या फिर कल को कोई टीचर अगर आपसे पूछ दें कि ये क्यों नहीं किया, तो आप ये तो है, अच्छा ये भी करना है सर, ये सब फालतू के सवाल नहीं उठेंगे आपके। क्यों मैं बोल रहा हूँ फालतू का सवाल, कि भाई जब इक्वल है, तीनों एक दूसरे से बराबर है, मान लेते हैं कि आपकी उम्र, आपके एक दोस्त है उसकी उम्र, और आपके एक भाई की उम्र तीनों की बराबर है, तो भाई हम ये कैसे सिर्फ कहें कि आपकी उम्र आपके दोस्त के बराबर है, आपके दोस्त की उम्र आपके भाई के बराबर है? तो हम ये नहीं कह सकते आपकी उम्र आपके भाई के बराबर है, कह सकते हैं ना? तो ये कहने में मतलब बेवकूफ़ाना हरकत कहाँ है, ये तो बिल्कुल बोलना ही चाहिए हमें कि हाँ ये भी तो होगा। एग्जैक्टली यही बात है कि ये भी तो होगा। तो अगर टीचर आपसे पूछ दें तो आपके अच्छा ये भी होगा, अरे ये क्यों नहीं होगा, कोई रीज़न भी तो होना चाहिए नहीं होने का, ये भी होगा, और ये आपको करके देखना चाहिए। एनीवे, आपके सामने मैंने कर दिया, उम्मीद है कि आगे से इस तरह के सवाल आप समझ जाएंगे कि हाँ ये आएगा। आप और ज़्यादा समझने के लिए और सवाल आप बनाएं, आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये जितना आप बनाएंगे आपके लिए उतना क्रिस्टल क्लियर रहेगा। सवाल को जितना आड़ा तिरछा तरीके से आपको करना है आप करिए, और करके अगर आपसे नहीं बन रहा फीडबैक में डालिए। मैं आपको बताऊंगा कि ये इस वजह से नहीं बना और वो उस वजह से बन रहा है, या ये गलती हो रही है। जितना आप करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, तो करने से मत हिचकिए। और कोई एक प्रोसेस फॉलो नहीं करना है आपको, कभी नहीं। जो मैं कह रहा हूँ वही क्यों, आप दूसरा तरीके से आप करने की सोचिए, फिर देखते हैं। तो अब हम दूसरा सवाल बनाते हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया है। मैं दूसरा एक और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का एक और ले लेता हूँ। k माइनस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 3y इक्वल्स k एंड kx प्लस ky इक्वल्स 12। बोला गया है k की एक ऐसी वैल्यू आपको बतानी है जिससे कि इस पेयर ऑफ इक्वेशन का इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन निकलेगा, या इनके जब ग्राफ बनाएंगे k की एक ऐसी वैल्यू बताइए जिसको प्लग कर देंगे, और प्लग करने के बाद जब ग्राफ हम बनाएंगे तो एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन बन जाएगा। ये हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे ये देखिए। हम जानते हैं मेनी सोल्यूशन का क्या कंडीशन होता है। सबसे पहले चेक करेंगे कि भाई दोनों जो एक्स वाई वाला दोनों एक तरफ है और कांस्टेंट एक तरफ है। बहुत बार ऐसा भी रहता है यहाँ x लिखा हुआ है और नेक्स्ट वाले में यहाँ y लिखा रहेगा, और आप करने के धुन में इतने मस्त रहेंगे या इतने बिजी रहेंगे कि आप ध्यान ही नहीं देंगे कि x और y का रेशियो हमने निकाल दिया। तो अगर x यहाँ है तो आपको x को इधर ला के y को मतलब एक तरफ अलाइन कर देना है, x को x के साथ y को y के साथ, तभी आप बनाएंगे। तो अब आप क्या करेंगे इसमें कि फॉर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन क्या होता है, a1 बाई a2, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्टली वैल्यू प्लग कर दे रहा हूँ। a1 बाई a2, दिस इज a1, a2 is equals to b1 by b2 which is 3 by k equals to c1 by c2 k by 12। उम्मीद है कि अब आपका ये सवाल नहीं रहेगा कि इसको हमें करना है कि नहीं करना है, k by 12। तो दो ले लेते हैं, कोई भी दो आप चुन सकते हैं, तीसरा भी वही आएगा हम जानते हैं, इसलिए अभी आपको दिखा भी दिया।
सो के स्क्वायर माइनस 3k, के स्क्वायर माइनस 3k इक्वल्स 3k, एक आ गया। और दूसरा यहाँ पे 12 3 जा 36 इक्वल्स टू के स्क्वायर, यही तो किया था शायद अभी। ओके, सेम ही क्वेश्चन था। आई एम सॉरी। ओके, सो मैं एक दूसरे सवाल की तरफ लेके जाता हूँ आपको, नो सोल्यूशन की तरफ। नो सोल्यूशन, तो हम जानते हैं नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन होता है a1 बाई a2 इक्वल्स b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। ये दोनों तो बराबर होना चाहिए, बट c1 c2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह का है, अब बोला गया है 2x माइनस के वाई इक्वल्स टू 6x माइनस 2y इक्वल्स 3। अब बताया कि k की एक ऐसी वैल्यू बताइए जिसके लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो हम करके देखते हैं, a1 विच इज 2 बाई 6 इक्वल्स टू b1 विच इज माइनस k बाई माइनस 2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 विच इज 2 बाई 3। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इन दोनों को हम आपस में इक्वेट करेंगे। ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा हूं मैं, 6k इक्वल्स टू 4, यहाँ इक्वल टू का साइन है, और अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे हम। 3k इज नॉट इक्वल्स टू 4, मतलब k इज नॉट इक्वल्स टू 4 बाई 3। यहाँ नॉट इक्वल है इसलिए मैंने नॉट लगाया, और यहाँ इक्वल है तो k इज इक्वल्स टू 4 बाई 6 या फिर कह लीजिए 2 बाई 3। k की वैल्यू 2 बाई 3 होगी, लेकिन 4 बाई 3 नहीं होगी। तो एक बार हम 2 बाई 3 डाल के देख लेते हैं, ठीक है। 4 बाई 3 नहीं होनी चाहिए, 2 बाई 3 होगी, डाल के देख लेते हैं 2 बाई 3। तो k की वैल्यू अगर मैं 2 बाई 3 डालूंगा, कलर चेंज कर लेता हूँ, 2 बाई 3 डालूंगा यहाँ पे, सो 2 बाई 6 इज इक्वल्स टू 2 बाई 3 बाई 2 इज नॉट इक्वल्स टू 2 बाई 3। 1 बाई 3 इक्वल्स टू, आप देख सकते हैं 2 बाई 6 हो जाएगा विच इज़ 1 बाई 3। क्या ये बराबर है? नॉट इक्वल्स टू 2 बाई 3। तो 1 बाई 3 इक्वल्स टू 1 बाई 3 और नॉट इक्वल्स टू 2 बाई 3 है। कब है ये ऐसा? जब आपने k की वैल्यू 2 बाई 3 रखी है। तो अगर आप 2 बाई 3 रखेंगे तो ये सही आ जाएगा। आपसे अब सवाल क्या पूछा गया है ये बहुत मैटर करता है। अगर आपसे सवाल पूछा गया है कि k की वो वैल्यू बताओ जिसको रखने के बाद ये नो सोल्यूशन होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k विच मेक्स द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन no solution, which makes the solution of this given system of equation as no or no solution। तो इसका मतलब k की जगह 2 बाई 3 रख देंगे तो हो जाएगा ना नो सोल्यूशन। या आपसे यही सवाल इस तरह से पूछा जाएगा, k की वो कौन सी वैल्यू है जिसको हमें नहीं रखनी है। इसमें ध्यान रखिएगा, ये सवाल कभी भी एंट्रेंस वगैरह में या फिर आपके ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाएगा तो इस तरह के सवाल हो सकते हैं कि भाई k की वो कौन सी वैल्यू है जिसको हमें नहीं रखनी है यहाँ पे, बस इतना ही चेंज करना है। तो आप देखेंगे बस k है और नो सोल्यूशन है, फटाफट स्टार्ट हो जाएंगे। आप थोड़ा पढ़ा नहीं आपने, बस गलत हो जाएगा, इसलिए पढ़ेंगे आप सवाल को। k की वैल्यू अगर बोली गई है कि भाई कौन सी नहीं रखनी है तो आप बताएंगे जी 4 बाई 3 नहीं रखनी है। 4 बाई 3 रखें तो क्या होगा, 4 बाई 3 रख देंगे तो रख दोगे तो इक्वल आ जाएगा। तो इक्वल आ जाएगा मतलब a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2 आ जाएगा, इसलिए हम नहीं रखेंगे। तो k इक्वल्स टू 4 बाई 3 नहीं रखेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कोइंसिडेंट लाइंस का। तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए मैंने आपको बता दिया है कि कोइंसिडेंट लाइंस के लिए वही कॉन्सेप्ट होता है जो इनफाइनाइट, एक्चुअली इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, इनफाइनाइट सोल्यूशन को ही कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। जब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन जाता है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन निकलता है, और इन्हीं दोनों लाइन को हम लोग कोइंसिडेंट लाइंस के नाम से जानते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उम्मीद है ये आप समझ रहे हैं। और ये इसके बारे में मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने ये बात बताई है कोइंसिडेंट लाइंस के बारे में। तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए कौन सा कंडीशन होगा, जो आप मिनी सोल्यूशन का कंडीशन फॉलो करते हैं वही कंडीशन कोइंसिडेंट लाइंस के लिए भी होगा। ओके, अब मैं थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन के लिए। एक क्वेश्चन है मेरा, 2x माइनस a माइनस 4
इंटू वाई इक्वल्स टू 2b+1। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया। और दूसरा है 4x माइनस इन ब्रैकेट a-1 इंटू वाई इक्वल्स टू 5b+1। 5b-1। अच्छा हुआ देख लिया, नहीं तो गलत हो जाता, फिर बाद में दिक्कत होती। 5b दिस इज -1। आपको बोला गया a और b की एक ऐसी वैल्यू बताइए सेम जिसको रखने के बाद ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो जाए। a और b की इस बार अभी तक तो हमें a की वैल्यू निकालनी थी, अब इसमें a और b दो वैल्यूज निकालनी है। अगर आपने मेरा लीनियर इक्वेशन का वीडियो ठीक से देखा है तो आपको वहाँ से बहुत आइडिया मिल जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर कभी भी एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन हमें चाहिए, अब यहाँ पे दो वेरिएबल की वैल्यू बोल रहा है वो निकालने के लिए। आपको स्टार्टिंग के लीनियर इक्वेशन के वीडियो में जाएंगे, मैंने आपको बताया है कि कभी भी अगर दो वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है तो आप वैल्यू नहीं निकाल सकते, यूनिक वैल्यू नहीं निकाल सकते। मैंने उस वीडियो में ये भी बताया है कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन होने चाहिए, तब जाके आपको यूनिक सोल्यूशन मिलने की संभावना है। ध्यान रखिएगा इस बात को, संभावना बोल रहा हूं मैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कभी भी दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तब आप सॉल्व करके जो वेरिएबल की वैल्यू है वो यूनिक लाने के बारे में सोच सकते हैं। गारंटी फिर भी नहीं है। अब ये आपने अभी पीछे भी देखा है कि दो इक्वेशन था, दो ही वेरिएबल था, लेकिन फिर भी हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है, यूनिक तो नहीं आया। अभी जस्ट आपने सॉल्व किया है, आपने देखा दो इक्वेशन था, दो वेरिएबल था, फिर भी नो सोल्यूशन आ रहा है। के की वैल्यू डालने के बाद नो आ रहा था, मतलब अगर उसको डाल देंगे तो अगर एग्जैक्टली नो सोल्यूशन आ जाएगा। तो अभी हमें कैसे पता लगेगा? वो तो पता लगाने का तो टूल मैंने आपको दे दिया। अब मेरा अभी जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल सेम है, अगर सेम है मतलब दो इक्वेशन हैं, दो वेरिएबल है, तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, चार इक्वेशन है, चार वेरिएबल है, तब आप यूनिक सोल्यूशन निकालने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ और है, मतलब तीन इक्वेशन है, चार वेरिएबल है, या फिर चार वेरिएबल है और पांच इक्वेशन है या तीन इक्वेशन है, तो उस केस में गारंटी है कि आपका तो वैल्यू निकलेगा ही नहीं। फिर तो आपको सोचना भी पाप है आपके लिए, आप सोचेंगे भी नहीं। सोचने का काम आप तभी शुरू करेंगे जब आप देखेंगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ इक्वेशन सेम है, तब आप स्टार्ट करेंगे अच्छा अब वैल्यू निकल सकती है। निकलेगी कि नहीं निकलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये वैसा ही है जैसे आपके 12वीं में अगर 70% किसी कॉलेज ने लिखा है कि भाई हमारे कॉलेज में एडमिशन के लिए 80% मार्क्स चाहिए, आपको 80 आ गया, आपको लग रहा है कि आपका तो हो ही जाएगा, लेकिन जब आप जाते हैं वहाँ पे तो आप पाते हैं कि उस कॉलेज में 90% वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। मान लीजिए 50 सीट है तो 100 बच्चे 90% वाले खड़े हैं, तो आपका तो 80% में होने के बावजूद भी नहीं होगा, जबकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 80% अगर है तो आपका हो जाएगा। तो वो एलिजिबिलिटी है, ध्यान रखिएगा इस बात को। एलिजिबिलिटी मतलब आप उस लायक हैं कि उस कॉलेज का फॉर्म लेके भर के आप वहाँ जा सकते हैं, क्यू में खड़े हो सकते हैं। गारंटी फिर भी नहीं है, हो सकता है कि आपसे ज़्यादा मार्क्स वाला वहाँ आपसे पहले से खड़ा हो और उसका एडमिशन पहले हो जाए और सीट भर जाए, आप तो वापस आ जाएंगे। तो एलिजिबिलिटी होना गारंटी नहीं करता कि वो चीज़ होगा ही होगा, इसको दिमाग में रखेंगे आप। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, a1/a2, तो मैं a1/a2 नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली नंबर्स लिख दे रहा हूँ। 2/4 इज इक्वल्स टू b1/b2, तो b1 में माइनस भी है तो माइनस ऑफ a-4 अपॉन माइनस में a-1 इज इक्वल्स टू c1/c2, तो 2b+1 अपॉन 5b-1। ये फॉर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, सॉरी फॉर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, मैंने शायद पहले कुछ और बोल दिया था। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के लिए ये कंडीशन होता है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब दो वेरिएबल्स है ए और बी, तो दो इक्वेशन बनना ज़रूरी है, नहीं तो नहीं होगा काम। हम क्या करेंगे, इसको इससे इक्वेट कर देंगे। तो 2/4 का मतलब 1/2 इक्वल्स टू a-4 अपॉन a-1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो a-1 क्रॉस मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा, सो 2a - 8, सो 2a - a इज इक्वल टू a एंड -1 + 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
8 से अगर इधर चले जाए तो 8 माइनस 1 इज 7, तो ए की वैल्यू आपको मिल गई। अब आप याद कीजिए, ये भी लीनियर इक्वेशन में मैंने आपको पढ़ाया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैंने आपको समझाया था कि x वाले को कांस्टेंट से क्यों इक्वेट करते थे। इसलिए करते थे कि नंबर ऑफ वेरिएबल एक रहे और नंबर ऑफ इक्वेशन भी एक रहे तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए यही कॉन्सेप्ट यहाँ है, अगर इन दोनों को हमने इक्वल किया तो नंबर ऑफ वेरिएबल एक ही रह गया और इक्वेशन भी एक हो गया, आराम से हमने वैल्यू निकाल ली। अगर आपने बेवकूफ़ों की तरह इन दोनों को इक्वेट किया होता तो ऐसा नहीं कि नहीं बनता, लेकिन कॉम्प्लिकेट होता, दो दो वेरिएबल होता, एक ही इक्वेशन होता, फिर इससे एक को करते, फिर वहाँ से एक निकालते, फिर ऐसा बहुत लंबा हो जाता वो। अगर आपने अकल से काम लिया होगा, जैसा मैंने आपको पढ़ाया है लीनियर इक्वेशन में, अगर आपने वो सब कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा ये। अब यही काम हम इससे यहाँ करेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिए। मैं सारे कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ जो आपके एंट्रेंस में यूज़ होगा, IIT CIT जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो सब जगह इस्तेमाल होगा, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान से आप पढ़िए। इसके अलावा CBSE में तो है ही। अब मैं 2b + 1 अपॉन 5b - 1 इक्वल्स टू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4b + 2 इक्वल्स टू 5b - 1, 4b - 5b इज -b इक्वल्स टू 2 इधर चला जाएगा तो -2 - 1 इज -3, माइनस माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू आ गई आपकी 3। तो a और b आपको दोनों मिल गया। मतलब a और b की वैल्यू अगर आप वहाँ प्लग कर देंगे तो आपको जो बोला गया है मिनी सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ही कंप्लीट हो जाएगा। और वो लास्ट क्वेश्चन है 2x + 3y equals to 7 and p + q of x plus 2p - q of y equals to 21। फिर वही है कि आपको p और q की एक ऐसी वैल्यू बतानी है जिससे कि ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होल्ड कर सके। तो आप क्या करेंगे, 2/p + q equals to 3/2p - q equals to 7/21। सॉल्व करेंगे, जानते हैं आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इससे इक्वेट करेंगे, इससे इस बार आप बच नहीं पाएंगे। बच नहीं पाएंगे मतलब इस बार आपको एक बार में वैल्यू नहीं मिलेगी। 2/p + q equals to 7/21 इज 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको हम लोग। सो दिस इज 6 equals to p + q। ये एक इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन इन दोनों को सॉल्व करके आएगा। सो 3/2p - q इक्वल्स टू 7/21 1/3। उम्मीद है कि ये सारी बातें अब आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखें तो बहुत आराम से समझ में आएगा आपको। 3 3 = 9 एंड 2p - q। अब आप देख सकते हैं एक इक्वेशन ये है और एक मेरे पास p + q इक्वल्स टू 6 है। अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना चाहें आप वो लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चाहें वो लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे केसेस में मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सलाह किसी को नहीं देता, लंबा हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन आसान है। एलिमिनेशन आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। एलिमिनेशन के भी ज़्यादा क्वेश्चंस तो मैंने नहीं किए, लेकिन 3-4 क्वेश्चन शायद मैंने करके वीडियो में डाल दिया है, आप लोग रेफर कर सकते हैं। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ, उसके लिए चेंज कर लेता हूँ पेन का कलर। एलिमिनेशन में क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड कर देने से क्या होगा, वेरिएबल हमारा गायब हो जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट हमारा होता है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते समय या किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते समय कि नंबर ऑफ वेरिएबल एक रहे और नंबर ऑफ इक्वेशन भी एक रहे। जब तक ऐसा होता रहेगा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी। तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों को सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के लिए ऐड कर देंगे और 2p + p इज 3p इक्वल्स टू 9 + 6 इज 15। अगर आपके मन में ये चल रहा है कि ऐड क्यों किया, सब्ट्रैक्ट क्यों, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। लेकिन जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो p और q दोनों खत्म नहीं होगा, मतलब कोई भी एक चीज़ खत्म नहीं होगा कभी भी। तो फिर आप क्या करेंगे उसके बाद, तो मेरा मकसद एक वेरिएबल में लाना था इसलिए मैंने ऐड किया। तो p की वैल्यू आ गई 5। अब p की एक बार वैल्यू आ गई, आप कहीं भी डाल दीजिए q आ जाएगा। p की जगह 5 डाल देते हैं तो q हमारा 6 - 5 विच इज इक्वल्स टू 1। तो p और q की आपको वैल्यू मिल गई। उम्मीद है कि ये जो मैंने आज सवाल बनाए हैं इससे आपका कंडीशन चेकिंग का जो
कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आप नहीं क्लियर हुआ है तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एक बार दो बार दोबारा देखें, आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने हर तरह के सवाल इसमें ले लिए हैं। इसके बाद भी क्लियर नहीं होता है तो आप ज़रूर मुझे फीडबैक में कमेंट छोड़ दें और मैं वो अलग तरह के सवाल लेकर के ज़रूर उसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। एक बात मैं और यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ जो अभी तक मैंने बताया नहीं है, और वो ये है कि जो सॉल्यूशंस होता है उसके और भी एक दो नाम हैं, वो मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताया था, भूल गया था। वो ये होता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो जो यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक एंड मेनी, उनको कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी कहते हैं। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी कहा जाता है। और जो नो सॉल्यूशन होता है उसको इनकंसिस्टेंट के नाम से भी जानते हैं हम लोग, इनकंसिस्टेंट के नाम से जाना जाता है। यूनिक और मेनी को कंसिस्टेंट कहा जाता है, लेकिन अगर कंसिस्टेंट आ जाए तो आप कैसे समझेंगे यूनिक है या मेनी है? तो आप तो यूनिक ही मान के चलेंगे और मेनी ही में। इन दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं इसका भी एक तरीका होता है। ये अलग बात है कि ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन इसको डिस्टिंग्विश करने का जो अभी मैं चेकिंग आपको सिखा रहा था वो यही तो था। आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि भाई यूनिक है या मेनी है, दोनों ही कंसिस्टेंट है, लेकिन कंसिस्टेंट होने के बाद ये यूनिक है या मेनी है, तो इसका चेकिंग का तरीका जो अभी आप कर रहे थे ये वही तरीका था। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर मैं सजेस्ट करूँगा और आपसे बोलूँगा कि भाई ये और भी बच्चों से शेयर करें ताकि वो सारे बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी कंटेंट के साथ मिलूँगा मैं आपसे। थैंक यू एंड बाय बाय।